तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हम यूजीसी नेट जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकदम फ्री क्लासेस चला रहे हैं, जो कि दिसंबर 2024 वाले एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हैं हम। और इसमें हम यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, रीतिकाल। रीतिकाल का आज हम शुभ समापन करने वाले हैं। अंतिम कक्षा मान के चलिएगा इसको। और इस क्लास में जो है मैं हाथों से लिखी हुई पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से नोट्स बनाते हैं। तो आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी में से मैं कहूंगा आपके मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम में। सारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सब मैंने टेबुलर फॉर्मेट में बनाए हुए हैं, जो कि इतने इजी कर देंगे आपकी पढ़ाई को, आपके याद करने को, कि आप आसानी से 10-15 मिनट में इस पूरे रीतिकाल का आप रिवीजन कर सकते हैं। शुरू शुरू में याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर रिवाइज करने में आप लोगों को बहुत ही कम समय लगेगा, क्योंकि इस प्रकार से जो है पिक्चर मेमोरी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। और ये पिक्चर मेमोरी जब हम एग्जाम लिखते हैं उस समय पर हम जैसे ही आंखें बंद करेंगे हमारे सामने वो पेज खुल जाता है और उसमें लिखा हुआ हमें नजर आने लगता है। जिसके साथ ऐसा हुआ है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि यूनिट नंबर 2 की हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। सारी क्लासेज इसमें अपडेटेड हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट देखिए, चेक कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए और अपने नोट्स बनाइए और जेआरएफ क्रैक करने की तैयारी कर लीजिए। इसी प्रकार से यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाली यूनिट है, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको भी जाकर चेक कीजिए। हिंदी कहानी को एकदम पुख्ता कर लीजिए, क्योंकि इन यूनिटों से यूनिट नंबर 6 से और 10 तक बहुत ज्यादा आजकल प्रश्नों में पूछा जाता है। तो आइए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आ जाता है कि रीतिकालीन कवियों के नाम लिखे होते हैं और उनको आरोही कालानुक्रम में हमें लगाना होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है हमें, क्योंकि कवियों का जो है वो हमें जन्म काल याद नहीं रहता है। उनका जो समय है, उनके लेखन का जो समय रहा है, वो हमें रीतिकाल वालों का याद नहीं रहता है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आपके पास कोई और ट्रिक हो तो बताइएगा। एक दोहा बनाया है जो कि आप लोगों को याद रखने में आसान रहेगा और उससे आपको सभी कवियों का, मैक्सिमम कवियों का आरोही कालानुक्रम याद भी हो जाएगा। तो ये है वो दोहा, केशव की सेना बिहारी, चिंता भूषण की मति मारी। केशव दास सेनापति बिहारी, चिंता भूषण की मति मारी। कुमार देव में घना प्यार, रस पदम ठाकुर पजनेस की हार। यानी केशव की सेना जो है वो बिहारी बोलती है, और चिंता क्या है कि भूषण की मति मारी गई है। और कुमार देव में घना प्यार, बहुत अधिक प्यार है। रस पदम ठाकुर पजनेस की हार, ये जो लड़ाई हुई इसमें रस पदम ठाकुर और पजनेस, इन चारों योद्धाओं की हार हुई है। इस प्रकार से इस दोहे से हम इसको याद कर सकते हैं। क्या याद करेंगे हम इसमें? देखिए, शुरू की जो 3 पंक्तियां हैं उनमें 3-3 कवियों को मैंने रखा है। जैसे पहली पंक्ति ये है केशव सेना बिहारी, तो इसमें 3 कवियों के नाम आ गए, केशवदास, सेनापति और बिहारी। ठीक है। इसी प्रकार से कालानुक्रम में, आरोही कालानुक्रम में हम इनको लगा सकते हैं। जैसे केशवदास का समय है 1555 ईस्वी, सेनापति का 1589 ईस्वी और बिहारी का 1595 ईस्वी। इसी प्रकार अगली जो पंक्ति है, चिंता भूषण की मति मारी, इसमें चिंता, चिंता का अर्थ है चिंतामणि। चिंतामणि का समय 1609 ईस्वी। भूषण, भूषण का है 1613। और फिर आता है मतिराम, मतिराम का है 1617 ईस्वी। तो इस प्रकार से पहला जो पद है इसमें
6 कवियों के नाम हमें याद हो जाएंगे। इसके बाद में कुमार देव, कुमार से कुमारमणि 1665, देव से देव 1673, घना से घनानंद 1689 और फिर है रस पदम ठाकुर पजनेस, रस से रसलीन 1699 है, पदम से पद्माकर 1753, फिर है ठाकुर, ठाकुर हैं 1766 और फिर है पजनेस, पजनेस हैं 1815 के। तो इस दोहे से हम जो है इनका आरोही कालानुक्रम आसानी से याद रख सकते हैं। 13 कवियों का बहुत आसान नहीं होता है याद रखना, इस दोहे से आप बिल्कुल इजीली याद रख सकते हैं। इस दोहे को याद करके क्या है, केशव की सेना बिहारी, चिंता भूषण कीमती मारी, कुमार देव में घना प्यार, रस पद्म ठाकुर पजनेस की हार। तो इस दोहे को अगर आप याद कर लेंगे तो इनका कालानुक्रम आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं समय सीमा। रीतिकाल की समय सीमा जो है वो 1700 से 1900 विक्रमी संवत है, सबको पता है, बहुत इजी है। नामकरण, किसने रीतिकाल को क्या नाम दिया है, कौन से आलोचक ने क्या नाम दिया है, ये मिलान वाला प्रश्न, अगर इजी प्रश्न देना होगा तो ये मिलान वाला प्रश्न एग्जामिनर दे सकता है। रीति काव्य और दी आर्स पोएटिका, ये दोनों नामकरण जो हैं ये ग्रियर्सन ने किए हैं, ठीक है। इसके बाद रीतिकाल और उत्तर मध्यकाल कहने वाले कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। फिर हम याद करेंगे किसको, रीति श्रृंगार को डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। देखिए दोनों मिश्र हैं, पहले है श्रृंगार काल और फिर है रीति श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल को हम याद रखते हैं मिश्र, और जो बाद में आएगा, बाद में अर्थात जो वर्णानुक्रम पद्धति में बाद में आएगा, भय आता है पहले और वह आता है बाद में। तो श्रृंगार काल में विश्वनाथ वी वाला आएगा और रीति श्रृंगार में भ वाला आएगा। तो इस प्रकार से दिमाग में हम सेट कर सकते हैं इसको। इसके बाद में आएगा कलाकाल। कलाकाल कौन का है, कहता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी और रामशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं कलाकाल। तो इस प्रकार से आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। फिर है रीतिकाल के प्रवर्तक। रीतिकाल के प्रवर्तक जो हैं वो सर्वमान्य रूप से केशवदास माने जाते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी केशवदास को कहा है और सर्वमान्य मत भी यही है। परंतु अगर प्रश्न आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन हैं, तो वो होंगे चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, तब हमें चिंतामणि त्रिपाठी लगाना है। आगे देख लेते हैं रीतिकाल के उदय के कारण। इस हिसाब से वन लाइनर क्वेश्चन आएगा नहीं ये उदय के कारण, लेकिन उदय के कारण जो है वो मिलान वाला प्रश्न आ सकता है। क्या आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं और यही सर्वमान्य मत है। अगर जनरल क्वेश्चन आता है तो हमें आश्रयदाता राजाओं की अभिरुचि ही लगाकर आना है। इसके बाद लक्षण ग्रंथों की, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा कौन मानता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। कवियों की हताशा या निराशा का परिणाम कौन मानता है, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहां पर का परिणाम आप लिख सकते हैं कि कवियों की हताशा और निराशा का परिणाम रीतिकाल के उदय का प्रमुख कारण कौन मानता है, डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। और इसके आगे क्या है, नवीन विषय वस्तुओं की खोज। नवीन विषय वस्तुओं की खोज कौन मानता है, डॉक्टर नामवर सिंह जी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इजीली याद होने लायक है। रीतिकाल के पतन के कारण 3 प्रमुख कारण हैं। अतिशय श्रृंगारिकता जो हम हर काव्य में देखते हैं, फिर चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति, चमत्कार प्रदर्शन करते थे क्योंकि उनको आचार्य बनने की आपाधापी में वो पड़े थे। फिर काव्य में लोकमंगल की भावना का अभाव, काव्य में जो लोकमंगल की भावना न के बराबर ही थी, छोड़ के भक्ति नीति के काव्य को छोड़ के लोकमंगल की भावना इसमें थी ही नहीं। इसी कारण से ये जल्दी समाप्त भी हो गया। केवल 200 साल रहा, ये 200 साल ही रहा है, 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत।
ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं रीतिकाल की विशेषताएं। विशेषताएं इस प्रकार पूछेगा नहीं, 3-3 का जोड़ा बना के 5 ऑप्शन देके मोस्ट अप्रोप्रिएट वो पूछ सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछ सकता है। तो उसमें हम किन में से लगाएंगे सही आंसर? कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति रही थी इस काल में, दरबारी संस्कृति का चित्रण हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है, सामंतवादी विचारधारा थी, श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें मिलती है हमें, लक्षण ग्रंथों की रचना इसमें की गई है, लक्षण ग्रंथ संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से, ये संस्कृत वाले लक्षण ग्रंथ नहीं है दोस्तों, संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखे गए। फिर है इसमें ब्रज भाषा की प्रधानता इसमें आई, नायिका भेद का चित्रण हमें इसमें मिलता है, नक्षिक वर्णन हमें इसमें मिलता है, मुक्तक काव्यों की प्रधानता इसमें हमें प्राप्त होती है, कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया है जैसे कि हमने प्रत्येक रचना में देखा है, रसानुकूल छंदों का प्रयोग, इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे वीर रस में हमें लिखना है तो कविता छंद का प्रयोग किया उन्होंने, अधिकतर मैक्सिमम, हर एक में नहीं मैक्सिमम इस प्रकार उन्होंने यूज किया है। वीर रस को अगर लिखना है तो कविता छंद में लिखा, श्रृंगार रस अगर लिखना है तो सवैया छंद में लिखा, और अगर भक्ति नीति ज्ञान वैराग्य इनका उन्हें उल्लेख करना है काव्य में तो दोहा छंद का प्रयोग किया था। और ये अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रीति काल में वीर रस के लिए कौन से छंद का सबसे अधिक प्रयोग हुआ, या फिर श्रृंगार रस में, या फिर नीति भक्ति के उल्लेख में कौन से प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया था। फिर है इसमें सतसई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ था, हम सब जानते हैं बिहारी सतसई, जो कि मोस्ट यूजफुल इसमें हमारी रचना है। इसके बाद इसमें क्या है, मुख्यतः श्रृंगार रस और अल्प मात्रा में वीर तथा भक्ति के रसों का चित्रण हमें इसमें मिलता है, नारी के मादक और ऐश्वर्यमयी रूप का चित्रण हमें इसमें प्राप्त होता है, स्वांत सुखाए काव्य रचना इसमें हुई है लेकिन बहुत कम हुई है, ये वाला पॉइंट जो है इसको हम छोड़ सकते हैं। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार क्या है, और यही सर्वमान्य भी है, जैसा कि हमने पहली ही क्लास में पढ़ा था, जब हमने वर्गीकरण पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो वर्गीकरण किया है वही सर्वमान्य है, रामचंद्र शुक्ल जी का सर्वमान्य मत नहीं है। तो इसमें रीतिबद्ध कवि कौन कौन है, और रीति सिद्ध कवि कौन कौन है, और रीति मुक्त कवि कौन कौन है, इनका मैंने नाम इसमें लिख दिया है, ऑलरेडी हम लोग इनको पढ़ के आ चुके हैं। तो इसमें हम याद रखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं कि रीति सिद्ध कवि आप याद कर लीजिए, बाकी अपने आप आपको याद हो जाएंगे, जो बच गए वो क्या हो गए, रीतिबद्ध कवि हो गए, क्योंकि रीति मुक्त कवि में तो हमें 5 ही पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव, ये 5 ही रीति मुक्त धारा में हमें पढ़ने हैं। और रीति सिद्ध कवि अगर हम याद कर लेंगे, बिहारी, नेवाज, वृंद, बेनी, पजनेश, कृष्ण कवि, सेनापति, हठीजी, विक्रमादित्य, रसनिधि और नृपशंभु, ये हो गए हमारे रीति सिद्ध कवि। तो बाकी जो बच गए वो सब किस में आएंगे, रीतिबद्ध परंपरा में आएंगे, जैसे कि सारे आचार्य ही हैं इसमें, तो केशवदास हैं, देव हैं, कुलपति मिश्र, भूषण, भिखारी दास, रसलीन, चिंतामणि, मतीराम, सूरती मिश्र, जसवंत सिंह, सोमनाथ, ग्वाल कवि, पद्माकर, मंडन मिश्र, कुमारमणि, तोष और रसिक गोविंद, ये आते हैं रीतिबद्ध परंपरा में। तो अगर हम रीति सिद्ध कवि याद रख सकते हैं तो बाकी जो बच गए आचार्य वो हैं रीतिबद्ध कवि, और ये 5 तो अलग हमारे दोस्त हैं ही जिन्होंने की रीति मुक्त काव्य की रचना की। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। आगे देख लें हम रीतिकाल में विशेष तथ्य क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी, इनको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि, देखिए बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं, केशवदास जैसे, देव जैसे, लेकिन प्रतिनिधि कवि होने का सम्मान किसको मिला है, बिहारी को, जिन्होंने की अपनी एक ही रचना में धूम मचा दी थी पूरे रीतिकाल में, बिहारी सतसई। ठीक कहा मैंने, बिहारी सतसई से उन्होंने बिल्कुल धूम मचा दी थी, इसीलिए प्रतिनिधि कवि पूरे रीतिकाल के बिहारी माने जाते हैं।
रीतिकाल के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो वो होंगे हमारे आचार्य केशवदास जी। रीतिकाल के अंतिम कवि अगर पूछे जाएं तो ग्वाल कवि हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि पद्माकर। देखिए अगर खाली अंतिम कवि पूछता है तो ग्वाल होगा, और लक्षण ग्रंथ लिखने वाला अंतिम कवि वो हो जाएगा पद्माकर। ठीक है। फिर रीतिकाल का विलक्षण और राष्ट्र कवि है भूषण, जिसने दरबारी परंपरा में होते हुए भी अपने देश के लिए उन्होंने लिखा, अपने राष्ट्रभक्ति के उन्होंने काव्य लिखे, इसीलिए भूषण को जो है वो विलक्षण और राष्ट्र कवि माना जाता। उन्होंने दरबार में रहते हुए दरबारी परंपरा का विरोध किया था। श्रृंगारी काव्य लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? द्विजदेव हैं। जिन्होंने श्रृंगारी कवि काव्य लिखा वो हैं द्विजदेव। और रीतिकाल के अंतिम आचार्य कवि कौन हैं? वो हैं भिखारीदास जी। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और दोस्तों मैं एक बात बतानी भूल गया कि सेटिंग्स में जाके और जो पिक्चर रिजोल्यूशन है, वीडियो का जो रिजोल्यूशन है वो 750 पिक्सल कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ है और पीडीएफ क्लियर आपको दिख नहीं रही होगी। अगर नहीं दिख रही है तो 750 पे उसको पहले ही सेट कर लीजिए। ये मैं शुरू में आप लोगों को बताना था, मैं बताना भूल गया। तो आगे देख लेते हैं रीतिकालीन कवियों की मुख्य रचनाएं। मुख्य रचनाएं तो बहुत सारी हैं, इनमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट हम याद कर लेंगे। तो रीतिबद्ध कवियों की रचना पहले हम देख लेते हैं। रीतिबद्ध में चिंतामणि की, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और कवित्व विचार, ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं और इनकी तो हमें याद रखनी ही है। तो इनको हम याद रखने का तरीका कैसे है? काव्य वाली 2 रचनाएं और कवि वाली 2 रचनाएं, इनको अलग अलग याद कर लीजिए। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, कविकुल कल्पतरु, तो 4 रचनाएं हमारी ऐसे हमें याद हो जाएंगी। फिर इसके बाद छंद विचार पिंगल, रस विलास और श्रृंगार मंजरी, इनको अलग से याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आसानी से हमें ये भी याद हो जाएगा। कुमारमणि ने रसिक रंजन और रसिक रसाल, बहुत इजी है। कुलपति मिश्र की रचनाएं युक्ति तरंगिणी याद रखिएगा, दुर्गा भक्ति चंद्रिका याद रखिएगा, संग्राम सार याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। सोमनाथ की रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास और माधव विनोद, बहुत इजी है, इनको भी याद करना। विलास वाली दोनों रचनाएं याद कर लीजिए, श्रृंगार विलास और सुजान विलास एक बार में। फिर दूसरी बार में रस पीयूष निधि याद कर लीजिए। इसके बाद में कृष्ण माधव वाली 2 रचनाएं, कृष्ण लीलावती और माधव विनोद, दोनों ही कृष्ण के नाम हैं, इनको एक साथ याद कर लीजिएगा। इसके बाद में देख लीजिए भिखारी दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं इंपोर्टेंट। रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम कोश, छंदोर्णव पिंगल, अमर प्रकाश, शतरंज शतिका, विष्णु पुराण भाषा। इसको याद कैसे हम करेंगे? काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय एक साथ याद कीजिए। इसके बाद में श से शुरू होने वाली शब्द नाम कोश और शतरंज शतिका, इनको एक साथ याद कीजिए। इसके बाद में रस सारांश और अमर प्रकाश, जिसमें अंत में श आ रहा है, इन दोनों को अलग से याद कर लीजिए। इसके बाद में बच जाएगा हमारा छंदोर्णव पिंगल, जिसका नाम ही बिल्कुल अलग है, ये भिखारी दास ने लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, इसे हमें याद रखना ही है। और विष्णु पुराण भाषा, इनको अलग से दोनों को याद रख लीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं रसिक गोविंद की 2 ही रचनाएं हमें याद रखनी है, समय प्रबंध और युगल रास माधुरी। अमीरदास की सभा मंडन, वृत चंद्रोदय, ब्रजविलास सत्सई, शेर सिंह प्रकाश, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश, ऐसे हम याद रख सकते हैं। प्रताप शाही की रचनाएं जयसिंह प्रकाश, जयसिंह के आश्रम में रहते थे तो जयसिंह प्रकाश। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी के नाम से कई रचनाएं आएंगी। व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, चिंतामणि के नाम से हमें ये नहीं सोच लेना है कि चिंतामणि की रचना है, ये मोस्टली इसको याद कीजिएगा कि प्रताप शाही की रचना है दोस्तों। काव्य विनोद, युगल नक्षिक, रस चंद्रिका, तो ये भी इजीली याद हो सकती है दोस्तों। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आप सब लोग
जानते ही होंगे, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, इतनी समझ तो आप भी रखते होंगे। ग्वाल कवि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिकानंद, हम्मीर हठ, कवि दर्पण, बलवीर विनोद, साहित्यानंद, गुरु पचासा, निम्बार्क स्वाम्यष्टयाम, नेह निर्माण, विजय विनोद, भक्त भावन, इश्क लहर दरियाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना इनकी इश्क लहर दरियाओ पूछा जाता है, नोट कर लिए। रसलीन की रचनाएं रस प्रबोध और अंग दर्पण। पद्माकर की रचनाएं हिम्मत बहादुर विरुदावली। दो तो इनकी विरुदावली रचनाएं हैं, कौन कौन सी? हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप विरुदावली। इसके बाद पद्माभरण, ये इनके नाम से ही बिल्कुल रिलेटेड है, आसानी से याद हो सकते हैं, और ये अलंकार ग्रंथ है, इसके बारे में विशेष। फिर इसके बाद है कवि पचीसी और जगत विनोद, ये दोनों भी मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा इसको। और वीर रस की फड़कती रचना किसको कहते हैं? हिम्मत बहादुर विरुदावली। अगर वीर रस की फड़कती रचना आएगा तो सबसे वीरतापूर्ण नाम मुझे लगता है ऑप्शंस में यही मिलेगा, हिम्मत बहादुर विरुदावली। ठीक है दोस्तों, तो ये इजीली इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे देखें, सुखदेव मिश्र की रचनाएं वृत्त विचार, छंद विचार, रसार्णव, फाजिल अली प्रकाश, आध्यात्म प्रकाश और रस रत्नाकर। फिर जसवंत सिंह की देख लीजिए, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। बहुत इजी है, इनको भी याद रखना। कैसे? सिद्धांत वाली दो रचनाएं अलग से और ऐसे शुरू होने वाली दो रचनाएं अलग से। इसके बाद में आनंद विलास आ वाली आ जाएगी, और फिर भाषा भूषण, भूषण से गच्चा नहीं खाना है कि ये भूषण की रचना है, ये जसवंत सिंह की रचना है, इसको अलग से याद कीजिएगा दिमाग के एक अलग कोने में बिठा के। आगे मतिराम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, रसराज, मतिराम सत्सई, वृत्त कौमुदी, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार और छंदसार संग्रह है। सूरती मिश्र की रचनाएं अलंकार माला, रस रत्नमाला, काव्य सिद्धांत, बेताल पच्चीसी, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर और भक्ति विनोद, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। देव की रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। देव की रचनाओं में मैंने आप लोगों को जब लिखवाया था तो आश्रयदाता, किसके आश्रय में कौन सी रचना लिखी है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, उसको भी याद रखिएगा। ये इनकी रचनाएं हैं। मुख्य रचनाएं कौन कौन सी? भाव विलास, अष्टयाम, रस विलास, कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन या फिर काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, जाति विलास, प्रेम तरंग और राग रत्नाकर। ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। इनको भी उसी ट्रिक से याद कीजिएगा जो ट्रिक्स मैंने आप लोगों को अभी बताई हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको याद कीजिएगा तो आसानी से ये याद हो जाएंगी। इनका जो है कालानुक्रम नहीं आएगा, तो इनको इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं रीति सिद्ध कवियों की प्रमुख रचनाएं। अब रीतिबद्ध कवियों में भी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट किनको याद रखना है? वो हमें चिंतामणि त्रिपाठी जी को याद रखना है। इसके बाद में हमें कुलपति मिश्र जी को याद रखना है। भिखारी दास को छोड़ना ही नहीं है। इसके बाद में प्रताप शाही की रचनाएं, ग्वाल कवि की रचनाएं, इसके बाद में पद्माकर की रचनाएं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जसवंत सिंह की रचनाएं छोड़ना नहीं है। आगे मतिराम की रचनाएं, सूरती मिश्र की छोड़ सकते हैं, देव की रचनाएं, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें तो हमें याद करना ही है दोस्तों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम रीति सिद्ध कवियों की रचनाएं देख लेते हैं। सेनापति की दो ही रचनाएं हमें याद रखनी है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम। ठीक है दोस्तों, आगे वृंद की रचनाएं, 12 मासा लिखने वाले कौन से रीतिकालीन कवि हैं, ये प्रश्न अलग से आ सकता है, तो इसे मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। भाव पंचाशिका इनकी है, नैन पचीसी इनकी है, पवन पचीसी है, वृंद सत्सई, यमक सत्सई और श्रृंगार शिक्षा इनकी मुख्य रचनाएं हैं। नृपशंभु की रचनाएं नायिका भेद, नक्षिक, सात शतक और बुधभूषण,
इसके बाद राम सहाय दास भगत, कोई इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। राम सतसई, वाणी भूषण और ककहरा, ये ककहरा इनकी पूछी जाती है, इसीलिए इसको मैंने रखा है। आगे पजनेश की रचनाएं, मधुर प्रिया, पजनेश प्रकाश और नक्षिक। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 ही कवि हैं, इनको आराम से हम याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें यही है। आगे देख लेते हैं रीति मुक्त कवियों की रचनाएं। रीति मुक्त कवियों की रचनाएं दोस्तों पूछी जाती हैं, आजकल पैटर्न बदल रहा है। आलम की रचनाएं, आलम केली, श्याम सनेही, माधवानल कामकंदला। ठाकुर की रचनाएं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक, ये पूछी नहीं जाएंगी, ठाकुर का नाम इनमें आ गया है। बोधा की रचनाएं, बुद्धिसेन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? विरह वारिस और इश्कनामा, ये इश्कनामा और इश्क लहर दरियाव 2 रचनाएं हैं अलग अलग, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। द्विजदेव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? द्विजदेव का असली नाम पूछा जाए तो मानसिंह है उनका मूल नाम। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा और श्रृंगार लतिका सौरभ, ये अंतिम श्रृंगारी कवि भी माने जाते हैं, हम पहले पढ़ के आए हैं। घनानंद की रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, सुजान सागर, रस केलीवल्ली, घनानंद कवित, प्रेम पत्रिका, प्रेम पहेली, प्रेम पद्धति, वियोग वेली, इश्कलता, विरह लीला, ये फारसी छंद है। कृपाकंद, लोक सागर, सुजान हित और प्रीति पावस। तो सुजान नाम की 2 रचनाएं अलग से याद कर लीजिए। इसके बाद में प्रेम से शुरू होने वाली 1, 2, 3 और ये प्रीति भी प्रेम से ही संबंधित है, तो ये 4 रचनाएं अलग से हम याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं। इसके बाद रस केलीवल्ली और वियोग वेली, ये भी मिलती जुलती है नाम, इनको भी अलग से याद रख लीजिए। फिर घनानंद कवित्व तो याद रहेगा ही हमें। इसके बाद में विरह लीला, इश्कलता और लोक सागर, कृपाकंद, ये 4 रचनाएं हमें अलग से याद रख लेनी है। तो अगर हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर करके याद करेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगा और ज्यादा समय तक याद रहेगा। तो इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाकर याद कीजिएगा। इसके बाद में रीतिबद्ध कवियों का अगर कालानुक्रम पूछा जाए, रीतिबद्ध कवियों का विशेष रूप से, तो इस प्रकार से हमें उनको रखना है। चिंतामणि, भूषण, मतिराम, देव, इसके बाद रसलीन, गोप कवि, रसिक गोविंद, पद्माकर और ग्वाल कवि। इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, चिंता भूषण मतिदेव रस। ठीक है, इस प्रकार मैंने याद किया था इनको, जब याद किया था चिंता भूषण मतिदेव रस। ठीक है, कि चिंता भूषण को मत देना रस, इस प्रकार से मैंने इसको याद किया था, चिंता भूषण को मत देना रस। तो 5 इस तरह से याद हो जाएंगे इसमें। इसके बाद में गोरा पद ग्वाल, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगले 4 गोरा पद ग्वाल। ठीक है, इस प्रकार से 2 हिस्सों में इनको हम याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे रीति सिद्ध कवियों का आरोही कालानुक्रम। अगर रीति सिद्ध कवियों का अलग से पूछता है तो उसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, सेना, बिहारी, रस पीकर, वृंद और नृप। किस प्रकार से हमें याद रखना है? सेना, बिहारी ने रस पिया, फिर नीचे री की मात्रा जिसमें आएगा, और अवरोही कालानुक्रम में याद रखेंगे तो पहले वह आएगा, उसके बाद में न आएगा। तो सेनापति, बिहारी, रसनिधि अलग से, फिर इसके बाद में वृंद और नृपशंभु उसके बाद में, और नृपशंभु के बाद न से ये शुरू हो रहा है, इसके बाद में न वाला ही आएगा, नेवाज आएगा दोस्तों। इसके बाद नेवाज, नेवाज के बाद में अब ये एक मुस्लिम नाम आ गया है, तो इसके बाद में राम का नाम ले लीजिए, राम सहाय दास। ठीक है दोस्तों, और पजनेश और बेनी को अलग से याद कर लीजिए। तो 3 हिस्सों में तोड़कर हम इसको भी आसानी से याद रख सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं दोस्तों, आप अपने आप से भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं और आसानी से इनको ऐसे याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, रीति मुक्त कवियों का अगर पूछता है आरोही कालानुक्रम तो कैसे याद रखेंगे? घना, बोध, ठाकुर, आलम, द्विज। ठीक है दोस्तों, घना, बोध, आलम, घना, बोध, ठाकुर, आलम, द्विज। ठीक है,
इस प्रकार से इनको याद रख लीजिए। 5 ही नाम है, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने का चांस है नहीं। घना बोध यानी अधिक बोध हो गया ठाकुर तेरे को तेरा आलम मैं द्विज देव से बदलवा दूंगा। इस प्रकार से याद कर लीजिए, फिर कुछ भी ऐसी छोटी सी कोई ट्रिक बना लीजिए, आसानी से ये भी याद हो जाएगा। वैसे 5 ही है, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता मुझे लग नहीं रही है। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव, बस ये 5 ही नाम हैं। इनको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। आगे देखें तो संस्कृत की वे रचनाएं। देखिए अभी तक मैंने जो पढ़ाया पार्ट, ये एक पार्ट हो गया है रीतिकाल के सारांश का, और प्रश्न जिस प्रकार से बनते हैं उन प्रश्नों का टेबुलर फॉर्मेट में मैंने सब आप लोगों को ये बताया। अब ये दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, जिसमें से भी पूछने के चांसेस पूरे पूरे हैं। वो पूछ सकता है क्योंकि बहुत डीपली आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो संस्कृत की वे रचनाएं जो रीतिकाल का आधार बनी, वो मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? कामसूत्र जो कि वात्स्यायन ने लिखी थी, काव्य प्रकाश मम्मट की, चंद्रालोक और रति मंजरी जयदेव की, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की, वृत रत्नाकर भट्ट केदार की, छंदो मंजरी गंगादास की, अमरूक शतक अमरूक कवि की, श्रृंगार मंजरी अकबर शाह की, आर्या सप्तशती गोवर्धन की, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट की, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ कोलियानंद अप्पय दीक्षित की, चोर पंचाशिका विल्हण की, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन की, प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि की। तो देखिए दोस्तों, ये रचनाएं है ना, पूरी हमें याद रखने की जरूरत है नहीं। जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे आगे, तो उसमें जो है, जब हम संस्कृत के आचार्यों की रचना जब हम पढ़ेंगे, तब भी हमें इन्हें याद करना ही है। तो इसीलिए चाहे अभी इनको याद कर लीजिए, नहीं तो काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तब इनके रचना और रचनाकारों का नाम हमें याद हो ही जाएगा। तब भी मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि ये वे रचनाएं हैं जो रीतिकाल का आधार बनी थी, लेकिन हमें अभी याद कर लेना है ताकि उसमें हमें इजी हो जाएगा याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर अभी याद हो रहा है तो बेस्ट है। आगे देख लें, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। सर्वांग निरूपक ग्रंथ कौन से होते हैं? जिनमें काव्य के सभी अंगों की विवेचना की हो। ठीक है दोस्तों, काव्य के सभी अंगों की विवेचना जिन ग्रंथों में मिलती है उसे सर्वांग निरूपक ग्रंथ कहा जाता है। और इनमें कौन कौन से हैं? चिंतामणि का, कविकुल कल्पतरु, इसके बाद कविकुल कंठाभरण दूल्ह कवि का, एक जो है शैमेंद्र की भी रचना है कवि कंठाभरण। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये क्या है? ये हिंदी की रचना है और कविकुल कंठाभरण नाम है इसका, और जो संस्कृत की रचना है उसका नाम कवि कंठाभरण है। ठीक है दोस्तों, सभा मंडन जो है वो अमीरदास की रचना, फिर काव्य निर्णय भिखारी दास की, रस रहस्य कुलपति मिश्र की, और रस पीयूष निधि ये सोमनाथ की। ये सब सर्वांग निरूपक ग्रंथ हैं। फिर है काव्य सरोज श्रीपति का, कविता रस विनोद जनराज की, शब्द रसायन या काव्य रसायन देव की। ये सब है सर्वांग निरूपक ग्रंथ, और इनको तो हमें याद रखना ही है, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा। इसके बाद में नायिका भेद का वर्णन किस किस में मिलता है? मैक्सिमम में मिलता ही है, तो इनको हम छोड़ सकते हैं, इनको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। वैसे अगर जानकारी रखनी है, याद रखना है, बहुत ज्यादा डीपली अगर आपको जाना है, तो नायिका भेद वर्णन किस किस में मिलता है? रसराज मतीराम की है, इसमें रस और नायिका भेद मिलता है हमें। भाषा भूषण जसवंत सिंह की, जिसमें अलंकार के साथ में नायिका भेद मिलता है। नायिका भेद तो मैक्सिमम में मिलेगा ही श्रृंगारी काव्य में। भारती भूषण, श्रृंगार निर्णय, व्यंग्यार्थ कौमुदी, राधा माधव मिलन विनोद और वर वधु विनोद। इसके बाद तुलसी भूषण, फिर श्रृंगार रस माधुरी और श्रृंगार निर्णय। और ये इनके सामने इनकी कवियों के भी नाम लिखे हैं, नोट कर लीजिएगा आपको आवश्यकता लगे तो। इसके बाद में श्रृंगार रस निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं? रस शिरोमणि राम सिंह की रचना है। ये सब हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। रसिक प्रिया केशव दास की, रसिक रंजन कुमारमणि की, श्रृंगार विलास सोमनाथ की, रसिक गोविंदा नंद घन, ये है रसिक गोविंद की। आगे रस निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो रस निरूपक भी मैक्सिमम वही हो जाएंगे। रसिक प्रिया केशवदास की, रसार्णव सुखदेव की,
रस सारांश भिखारी दास, जगत विनोद पद्माकर की, रसराज मतीराम की, रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी, भाव विलास और रस विलास देव की, जुगल रस प्रकाश और रस चंद्रिका उजियारे कवि की, नवरस तरंग बेनी प्रवीण की, रसभूषण याकूब खान की, सुधानिधि तोष की और रसरंग ग्वाल कवि की। और इसे जो है रीतिकाल की अंतिम रचना भी माना जाता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो गई। इनमें से जो है ये वाली रसार्णव, रस सारांश, जगत विनोद, रसराज, भाव विलास, रस विलास, इसके बाद जुगल प्रकाश, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी नहीं छोड़ना है, सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं? कवि कुल कंठाभरण दूल्हे कवि की, पद्माभरण पद्माकर की, अलंकार दर्पण राम सिंह की, अलंकार पंचाशिका और ललित ललाम मतीराम की, रामालंकार गोप कवि की, अलंकार कलानिधि माधुरी ये है कृष्ण भट्ट देव ऋषि की, भारती भूषण गिरधर दास की, कर्णाभरण गोविंद कवि की, कवि प्रिया केशव दास की, शिवराज भूषण भूषण की, अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति की, अलंकार प्रकाश मुरलीधर भूषण की, भाषा भूषण जसवंत सिंह की, अलंकार रत्नाकर दलपति राम की, कर्णाभरण श्रुतिभरण और भूप भरण कर्नेश की। आगे भाषाभरण वैरीसाल की, इसके बाद अलंकार भ्रमभंजन ये है ग्वाल कवि की। इनको हम छोड़ सकते हैं, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं नहीं हैं। आगे प्रबंध काव्य कौन कौन से लिखेगा ये पूछा जा सकता है। ये सुजान चरित लिखा सूदन ने, रामायण और कृष्णचरित और रामाश्वमेध ये लिखा है चिंतामणि ने, नैषद चरित ये लिखा है गुमान मिश्र ने, छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना, संग्राम सार कुलपति मिश्र की, जुगल विलास राम सिंह की, सुजान विलास सोमनाथ की, पंचाध्यायी ये भी सोमनाथ की, हमीर हट के नाम से दो रचनाएं मिलती हैं, एक ग्वाल कवि की और एक चंद्रशेखर वाजपेयी जी की। फिर है रामायण सूचनिका रसिक विनोद, जानकी जू का ब्याह और पुरंदर माया ये मंडन कवि की रचना, हिम्मत बहादुर वृदावली पद्माकर की, विजय विनोद और गोप पचीसी ग्वाल कवि की और इश्क लहर दरियाव ये भी ग्वाल कवि की रचना। तो ये प्रबंध काव्य हैं, इनमें से पूछा जा सकता है कि इन निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा प्रबंध काव्य है, या फिर मिलान वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर कठिन प्रश्न देना होगा तो इसमें से देगा, मिलान वाला प्रश्न अगर कठिन देना होगा तो इसमें से देगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है दोस्तों, इसे याद रखना ही है हमें। आगे देख लेते हैं रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रत्न बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका ये लिखी है केशवदास ने, जयसिंह प्रकाश ये प्रताप शाही का। ये सब जो है प्रबंध काव्य हैं जो रचे गए थे रीति काल में। आगे संत काव्य भी लिखा गया जैसा कि हमने पढ़ा है पहले भी, रत्नावली यारी साहब ने लिखा है, दरिया सागर ज्ञान दीपक दरिया साहब ने, चंडी चरित्र ये आता है, चंडी चरित्र किसकी रचना है तो ये है गुरु गोविंद सिंह जी की, विचित्र नाटक भी गुरु गोविंद सिंह जी की, घट रामायण तुलसी साहब ने लिखी है, दयाबाई और सहजोबाई किसकी चेली थी, ये थी चरणदास की चेली थी, चेली कहना ठीक नहीं रहेगा, शिष्याएं थी ये दयाबाई और सहजोबाई, और इनकी रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं क्योंकि नाम है इनकी रचनाओं में दयाबोध दयाबाई की और सहज प्रकाश सहजोबाई की। इनके बारे में ये प्रश्न आ सकता है कि चरणदास की शिष्याओं के नाम कौन कौन है, तो दयाबाई और सहजोबाई। आगे देख लेते हैं प्रेमाखानक रचनाएं भी लिखी गई हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ी हैं, पूपावती दुख हरणदास की और हुसैन अली की, नल दमन सूरदास की, चंद्र कुंवरी बात हंस कवि की, विरह वारिश बोधा की और मधुमालती चतुर्भुजदास कायस्थ की। कृष्ण भक्ति संबंधित रीतिकालीन रचनाएं नहीं पूछी जाती हैं। फिर भी देखते हैं एक बार, नक्शिक और अष्टयाम चाचा हित वृंदावन दास ने, समय प्रबंध पदावली अलबेली अली ने, कृष्णायन खुमान मिश्र ने,
एक और कृष्णायन लिखी जो कि मंचित कवि ने लिखी। कृष्ण चंद्रिका जो कि रामचंद्रिका के तर्ज पर लिखी, गुमान मिश्र ने। इसके बाद ब्रजविलास ब्रजवासी दास ने लिखी। राम भक्ति की रचना इसी प्रकार कौन कौन सी हैं? रामचंद्रिका केशवदास ने, कवित्र रत्नाकर सेनापति ने। ठीक है दोस्तों, नीति काव्य की रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा। गिरधर की कुंडलियां, इसमें 91 कुंडलियां छंद हैं जो कि गिरधर कविराय की रचना है। वृंद सत्सई और यमक सत्सई वृंद कवि की रचना है। ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से रीतिकालीन नीति काव्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये ऑप्शन दिए जा सकते हैं। राम सत्सई भी दे सकता है कि उसको हम भक्ति संबंधित रचना मान लें। हाँ, ये भक्ति संबंधित रचना है, लेकिन इसमें जो काव्य है वो नीति परक काव्य है। भक्ति में नीति सिखाई गई है इसमें राम सत्सई में। ठीक है दोस्तों, ये राम सहाय दत्त की रचना है। अन्योक्ति कल्पद्रुम दृष्टांत तरंगिणी बाबा दीनदयाल गिरी की। कली चरित्रवेली वृंदावन दास की। दंपति काव्य विलास गोपाल कवि की। इसके बाद मनराम विलास मनराज की। बुलजन सत्सई बुज्जन कवि की। कुकवि बत्तीसी बांकी दास की। ये है अश्लील कवियों पर व्यंग्य रचना है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे याद कीजिएगा। सभासार नाटिका रघुराम की। रथ संबंधित रचनाएं हम पहले भी देख के आ चुके हैं दोस्तों, कौन कौन सी? शिवा बावनी और छत्रसाल दशरथ भूषण की रचनाएं। सुजान चरित ये है सूदन की रचना। छंद प्रकाश ये गोरेलाल कवि की। हिम्मत बहादुर विरुदावली और प्रताप विरुदावली पद्माकर की। हम्मीर रासो ये जोधराज की रचना है। चंडी चरित्र ये दयाल कवि की एक रचना है। हम्मीर हट ग्वाल कवि की रचना। जयसिंह प्रकाश प्रताप शाही की। जंगनामा श्रीधर की। रत्न बावनी और वीर सिंह देव चरित केशवदास की। गोरा बादल की कथा जटमल की है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वंश भास्कर वीर सत्सई और बलवंत विलास सूर्यमल मिश्रण की। फिर शत्रुसाल रासो डूंगरसी की। संग्राम सार कुलपति मिश्र की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। छत्रसाल विरुदावली निवास तिवारी की। सांभर युद्ध श्री कृष्ण भट्ट की। बाहुविलास वीर काव्य ये है महाराजा राज सिंह द्वारा रचित। इसके बाद राणा रासो दयाल दास या दयाल कवि के द्वारा रचित है। इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो है हम्मीर हट, जयसिंह प्रकाश, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित, गोरा बादल की कथा। इसके बाद में संग्राम सार। इसके बाद में देखें तो छत्रसाल विरुदावली मान सकते हैं बस, और कोई रचना इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। तो इन्हें ही खाली याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। और यहां पर दोस्तों समाप्त होता है हमारा रीतिकाल। कल से हम आधुनिक काल शुरू करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ में। और पूरा सत्यापित मैटर एकदम, ये जितना भी मैंने आप लोगों को लिखवाया है पूरा ऑथेंटिक मैटर है। मेरे गुरुजी ने मुझे लिखवाया था और बहुत ही सत्यापित मैटर वो लोग लिखवाते हैं, जो कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा मान्य है। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा ताकि हमें प्रेरणा मिले और अच्छी अच्छी क्लासेस बनाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।